हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 ऊष्मागतिकी बताऊंगी। ये सारा चैप्टर हमें अच्छे से क्लियर करेंगे। धीरे धीरे पार्ट वाइज में इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगी। आज ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम देखेंगे ऊष्मागतिकी के चैप्टर की स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में हमारे जो डेफिनेशंस हैं वो सब और एक दो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी स्टूडेंट से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी डेली अपडेट मिलती रहेंगी। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा ऊष्मा रसायन। फर्स्ट है हमारा चैप्टर का टॉपिक है ऊष्मा रसायन। ये है भौतिक रासायनिक की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन भी किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा रसायन कहते हैं। यह ऊष्मा रसायन कहलाती है। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा परिवर्तन भी होता है या अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा रसायन। बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आंतरिक ऊर्जा क्या है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। प्रत्येक निकाय में एक निश्चित ऊर्जा संचित रहती है। प्रत्येक निकाय में निश्चित ऊर्जा संचित रहती है जिसे निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। जो हमारे प्रत्येक निकाय में निश्चित ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसके रासायनिक मात्रा, ताप, दाब और आयतन में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है। भिन्न भिन्न पदार्थों के इसका मान भिन्न भिन्न हो जाता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न मान हो जाता है और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। तो आंतरिक ऊर्जा अनेक घटकों से मिलकर बनी होती है। हमारा प्रत्येक निकाय क्या है? वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्रत्येक निकाय में एक निश्चित ऊर्जा संचित होती है जिसे निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और निकाय की आंतरिक ऊर्जा की रासायनिक मात्रा, ताप, दाब, आयतन में निर्भर करता है और वह अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग मान होता है उसका। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे अणुओं की गतिज ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा और पदार्थों के अवयव कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण की ऊर्जा या पदार्थों के मध्य गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा। तो ये सारी ऊर्जाएं जो है हमारे आंतरिक ऊर्जा की कुछ कुछ अलग अलग जो पदार्थों में पाई जाती हैं वो सभी हैं। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा ई का वास्तविक मान ज्ञात किया जा सकता है, परंतु निकाय की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। हमारा जो वास्तविक मान ज्ञात नहीं किया जा सकता और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। जो परिवर्तन हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं और जो उसका आंतरिक वास्तविक मान है उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये हमारे क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा में ये अंतर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? वास्तविक मान तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ऊर्जा में जो परिवर्तन किया है उसको हम बता सकते हैं। जैसे हमारा ए कोई पदार्थ है और बी हमारा उसके बाद जो पदार्थ बना वो, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? रेसिडेंट एंड प्रोडक्ट। जो हमारे उससे पहले कोई भी हमारे अभिकर्मक है हमारे पास, उसके बाद हम उसको मिला के क्या बना रहे हैं, जो हमें प्राप्त हो रहा है वो। तो हम इसमें क्या करेंगे? प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा को ई और अंतिम आंतरिक ऊर्जा को ई एफ से डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा एफ इजकल्स टू ई सफिक्स में एफ माइनस ई सफिक्स में आई। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। इससे हम आंतरिक ऊर्जा निकाल सकते हैं। इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। अब बात करते हैं विलगित निकाय क्या है। विलगित निकाय है वह निकाय जिसमें परिवेश से ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं करता, वो क्या कहलाता है? विलगित निकाय। इस जैसे थर्मस फ्लास्क में रखी चाय का दूध। ठीक है, द्रव्यमान आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन विलगित निकाय उसे ही कहा जाता है जिसमें आदान प्रदान नहीं किया जाता। तो फॉर एग्जाम्पल थर्मस फ्लक्स में हमारा जैसे रखी चाय का दूध। ओके, फिर अब बंद निकाय क्या है? अभी हमने विलगित निकाय पढ़ा है, बंद निकाय है क्लोज सिस्टम। ये हमारा वह निकाय होता है जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान तो होता है, परंतु द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता। ऊर्जा का आदान प्रदान हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होगा। वो हमारे क्या कहलाते हैं? बंद निकाय कहलाते हैं। जैसे स्टील के डिब्बे में रखी गर्म चाय या दूध। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से हम काफी पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको अगर एग्जाम्पल पता है तो इसलिए आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो
आपको पता ही है स्टील के डिब्बे में अगर हम गर्म चाय या दूध रखेंगे तो उसको हम इजीली द्रव्यमान जो है उसका वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा बंद निकाय। ऊर्जा तो हमारे इससे निकल सकती है लेकिन द्रव्यमान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो ये बंद निकाय होता है। खुला निकाय क्या होता है? खुला निकाय होता है वह निकाय जिसमें परिवेश में ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान होता है, वो क्या होता है? खुला निकाय। जिसके अंदर हमारा द्रव्यमान भी और परिवेश ऊर्जा का भी आदान प्रदान हो जाता है, वो हमारा खुला निकाय होता है, जैसे कप में रखा चाय या दूध। ओके, अब बात करते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। ये इंपॉर्टेंट है। ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मशोषी अभिक्रिया काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं या होने वाले हैं तो आप अपनी ये तैयारी जरूर कर लें। इस चैप्टर में से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊष्मक्षेपीय और ऊष्मशोषी इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है और अभी सभी स्कूल्स में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन, तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपकी शॉर्ट थिंग क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इसमें अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार क्या है? अभिक्रिया के प्रकार हैं हमारे, इसमें मिस्टेक हो गया है। अभिक्रिया के प्रकार हैं हमारे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। पहला है हमारा, दो प्रकार के होते हैं, एक ऊष्मशोषी एक ऊष्मक्षेपी। ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हमें क्या कहते हैं? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसे डेल्टा एच का ऋणात्मक मान होता है। इसमें रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे N2 प्लस 3H2, तो हमारी क्या रिएक्शन बन जाएगी? 2NH3 प्लस 22.4 किलो कैलोरी। तो इसमें डेल्टा एच क्या होगा? माइनस 22.4 किलो कैलोरी। इसमें डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा माइनस होती है। C प्लस O2 CO2, तो इसी किलो कैलोरी क्या है? 94.3 किलो कैलोरी। तो इनका मान क्या होगा? डेल्टा एच में माइनस का, क्योंकि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। इसी तरीके से हमारी सारी रिएक्शन है, इसको आप याद कर सकते हैं। और एग्जाम्पल बेस, और डेल्टा एच हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रेसिडेंट। तो हम इसको कोई अभिक्रिया की वैल्यू निकाल रहे हैं तो डेल्टा एच इजिकल्स टू HP माइनस HR। इसमें हम HP माइनस HR करेंगे क्योंकि हमारा डेल्टा एच का परिवर्तन जो है वो क्या है? माइनस में, ऋणात्मक में। ऊष्मशोषी क्या है? इसी तरीके से ऊष्मशोषी देखेंगे। ऊष्मशोषी है हमारा, ऊष्मशोषी है वे अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का शोषण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का शोषण होता है। क्या कहलाती है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। इसका में डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है। तो वो सभी रिएक्शंस हमारे जो माइनस में है वो इसमें क्या हो जाएंगे? डेल्टा एच में प्लस में हो जाएंगे। इसके लिए भी फॉर्मूला हमारा बनेगा हीट ऑफ प्रोडक्ट। हमारा हीट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा इसमें HP ग्रेटर देन HR। ठीक है, HP बड़ा है HR से। अब देखते हैं इसमें हमारा ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर कोई रिएक्शन आ जाती है उसमें ऊष्मक्षेपी या शोषी के बारे में पूछते हैं तो आप पॉजिटिव आंसर देंगे हम ऊष्मक्षेपी में, और ऊष्मशोषी में देंगे नेगेटिव में। अब बात करते हैं ऊष्मागति का प्रथम नियम। ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको अच्छे से याद करें। इस नियम में ऊर्जा का अविनिश्चित का नियम कहते हैं। ऊर्जा को अविनिश्चितता का नियम कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊष्मागति का नियम जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको हम एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं, अथवा ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक है, यह विलगित निकाय की सब प्रकार की ऊर्जा का योग स्थिर होता रहता है, जबकि किसी निकाय द्वारा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा ग्रहण होती है तो ग्रहण की गई ऊर्जा कुछ भाग तक निकल जाती है, जिसको आंतरिक ऊर्जा कुछ वृद्धि करने में शेष भाग का वातावरण व विरुद्ध कार्य में व्यय होता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो वातावरण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W। और ऊष्मागति के नियम अनुसार क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू डेल्टा F प्लस W। ठीक है, और इसका हम दूसरा फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। W इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा V होता है, तो डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा V। समीकरण एक हमारी ये वाली बन सकती है नेगेटिव वाली, इसकी जगह आ जाएगा Q माइनस W और ये इधर चले जाएगा डेल्टा E। ठीक है,
तो इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन डेल्टा ई द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्यू और निकाय द्वारा किए गए कार्य डब्ल्यू के अंतर के बराबर होता है। बात करते हैं अब एंथैल्पी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा गति के नियम अनुसार Q इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा V। मानन इकाई की प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा क्रम से E1 E2 है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1 होगा। ठीक है, परिवर्तन पूछा है तो परिवर्तन कैसा होगा हमारा, माइनस में होगा। मैं आप सभी से 1 सेकेंड रिपीट कर रही हूँ, अगर अभी तक भी वीडियो को नहीं लाइक किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। ऐसे आगे तक हम डेली चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें आज थोड़ा कंप्लीट करा पाऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए और आप सभी बोर ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आपको 1 से 2 टॉपिक धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएं। और आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा रह गया है टॉपिक, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, निकाय की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में परिवर्तन क्रम जो है V1 V2 है। प्रारंभिक अवस्था और हमारी अंतिम अवस्था V1 V2 है, तो आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल्स टू V2 माइनस V1। अब डेल्टा E और डेल्टा V का मान इक्वेशन 1 में रखने पर हमारी ये वाली इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो लास्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, डेल्टा H इक्वल्स टू प्लस P इंटू डेल्टा V। ये हमारे एंथैल्पी की जो फॉर्मूला प्राप्त होगा एंथैल्पी का, ये होगा। तो इस रिएक्शन से हम ये निकाला है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। सो न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट पार्ट में हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।